हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वैसे तो बच्चों आज डिस्कशन क्लास रखनी थी, लेकिन डिस्कशन क्लास को एक और दिन पोस्टपोन कर दिया है। ठीक है, आज नहीं कर रहे डिस्कशन। डिस्कशन बच्चों हम कल करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कल जो मैंने तुम्हें पढ़ाया उसका जो आगे वाला पोर्शन है वो मुझे आज पढ़ा देना चाहिए, अदरवाइज कल वाला तुम सब भूल जाओगे। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, देखो डिस्कशन के नाम पे जनता कितनी कम हो जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है होमवर्क कंप्लीट कर पाए, इसलिए मैं ये आप लोगों को और गैप बढ़ाता जा रहा हूं। सो स्टार्ट करेंगे बच्चों आज का हमारा जो है सेशन, विच इज ऑन अ प्योर रोलिंग मोशन। तो प्योर रोलिंग मोशन बच्चों आज का हमारा टॉपिक होगा, और इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। फ्रिक्शन वगैरह के केसेस वगैरह जो होते हैं, पिछली क्लास में मैंने सीटीआरएम डिफाइन कर दिया था, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन उससे आगे का जो पोर्शन है उसको आज पढ़ेंगे। ठीक है, क्या हुआ भाई, आज जनता इतनी कम कैसे है? ठीक है, और एसएचएम के बाद बच्चों हम पहले 12th वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 12th वाले टॉपिक्स को पहले पढ़ेंगे, ठीक है, एसएचएम के बाद में। ओके, चलो यार थोड़ा और वेट कर लेते हैं। सर एक डाउट था कि एंगुलर मोमेंटम और जेड एक्सिस और एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस एक ही बात है? यस, एक ही बात है। गुड आफ्टरनून दीपा, गुड आफ्टरनून विनय। दोनों एक ही चीज है, अलोंग और अबाउट एक ही बात होती है। ठीक है, अलोंग और अबाउट एक ही बात होती है। आगे भाई, ठीक है, चलो अब काफी लोग आ चुके हैं। तो आज का बच्चों जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द प्योर रोलिंग मोशन। ठीक है, कल मैंने तुम्हें सीटीआरएम पढ़ा दिया था, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। हर एक पॉइंट की वेलोसिटी एक्सेलरेशन फाइंड करना मैं तुम लोगों को ऑलरेडी सिखा चुका हूं बच्चों। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं क्या, प्योर रोलिंग मोशन। तो सबसे पहली बात बच्चों इसके लिए, प्योर रोलिंग मोशन की जो बात करते हैं ना, फॉर अ बॉडीज विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, फॉर बॉडीज with circular cross section, for bodies with circular cross section, if there is no slipping along tangent to two surfaces in contact, there is no slipping along tangent to two surfaces in contact, then circular cross section body is said to be in pure rolling motion. ठीक है, अच्छा, स्लिपिंग या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, जैसे स्लिपिंग लिखा है ना बच्चों, इसको आप ये भी बोल सकते हो स्लिपिंग या फिर नो रिलेटिव मोशन along tangent to
टेंजेंट ऑफ अलोंग कॉमन टेंजेंट surfaces in contact. ठीक है भाई, तो नो रिलेटिव मोशन अलोंग कॉमन टेंजेंट ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट, तो बच्चों हम इस मोशन को बोलते हैं प्योर रोलिंग मोशन। ठीक है, डिस्कशन बच्चे कल होगा, डिस्कशन कल होगा। एक तो मैं मोमेंटम ब्रेक नहीं करना चाहता था क्योंकि सीटीआरएम का कम से कम 2 क्लास लगातार हो जाएंगे, ठीक है, और दूसरा एक दिन और मिल जाएगा तुम लोगों को ना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, डिस्कशन कल करेंगे। प्योर रोलिंग मोशन बच्चों समझ में आया आप लोगों को? मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम वगैरह की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूं। तो मान लो एक कोई सरफेस है बच्चों ना, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर एक कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बॉडी है, सपोज दिस इज द बॉडी, ठीक है भाई। तो अगर ये प्योर रोलिंग मोशन कर रही है तो उसकी क्या कंडीशन होगी बच्चों? अगर इसकी प्योर रोलिंग मोशन हो रही है, प्योर रोलिंग मोशन मतलब आप देखोगे इसका कांटेक्ट कितनी जगहों पे है, इसका बच्चों नीचे वाले सरफेस के साथ कांटेक्ट है यहां पे, ठीक है। तो प्योर रोलिंग मोशन का मतलब ये हो गया बच्चों कि इसका सेंटर विल बी मूविंग विद सम वेलोसिटी, ठीक है, सेंटर जो है किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा और ये इसके अबाउट घूम रही होगी ओमेगा से, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे प्योर रोलिंग मोशन हो, अगर आप चाहते हो यहाँ पे प्योर रोलिंग मोशन हो, तो आप क्या करोगे बच्चों? दोनों जो बॉडीज है ना कांटेक्ट में, दोनों जो सरफेस है कांटेक्ट में, उन दोनों के एक एक पॉइंट को ले लोगे। तो ये हो गया बच्चों ग्राउंड का पॉइंट, और ये हो गया बच्चों ये जो स्फेरिकल क्रॉस सेक्शन की मतलब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की जो बॉडी है ना उसका पॉइंट हो गया। आपको पता है बच्चों ये ग्राउंड वाला पॉइंट जो है वो रेस्ट पे, हाँ जी, ये जो ग्राउंड वाला पॉइंट है ये क्या है? ये रेस्ट पे है ना। नीचे वाला जो पॉइंट है बच्चों वो रेस्ट पे, ग्राउंड वाला पॉइंट, अरे नीचे वाला जो सरफेस है वो रेस्ट पे। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ दिस बॉडी, तो बच्चों इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कैसे लिखोगे तुम? इस पॉइंट की वेलोसिटी, तो पहले तो आप इसके सेंटर को रोक दोगे, यही करते थे बच्चों, कल मैंने तुम्हें सिखाया था ना, पहले तो इसके सेंटर को रोक दोगे तुम। अभी बॉडी क्या कर रही होगी? ओनली सर्कुलर मोशन, तो इसकी वेलोसिटी आएगी पीछे की तरफ, कितनी आएगी? ओमेगा इंटू आर के बराबर। ये आई बच्चों विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। अब सेंटर की वेलोसिटी को इसमें क्या कर दोगे तुम? ऐड कर दोगे, तो ये आ गई बच्चों इस पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक पॉइंट इसका लिया है बच्चों मैंने, एक पॉइंट इसका लिया है, दोनों कांटेक्ट में थे, उन दोनों पॉइंट को अलग अलग बना लिया मैंने, ठीक है, दोनों पॉइंट को अलग अलग बना लिया। अब अगर मैं इस बॉडी के इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी देखूं ना तो बच्चों वो होगी v माइनस का ओमेगा इंटू आर के बराबर। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में स्लिपिंग ना हो, अगर आप चाहते हो कि दोनों के बीच में स्लिपिंग ना हो, तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो करनी पड़ेगी, नीचे वाला पॉइंट तो रेस्ट पे, इसको भी रेस्ट पे करना पड़ेगा। सो अगर v माइनस का ओमेगा आर जीरो के बराबर हुआ, मतलब v अगर ओमेगा आर के बराबर हुआ बच्चों, तो ये होगी इनकी नो स्लिपिंग कंडीशन, नो स्लिपिंग कंडीशन, या इसी को बोलते हैं बच्चों कि ये बॉडी जो है प्योर रोलिंग मोशन कर रही होगी, ठीक है, ये बॉडी जो है प्योर रोलिंग मोशन कर रही होगी। क्या ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? तो जहां भी कांटेक्ट सरफेस होगा ना बच्चों, जहां पे भी कांटेक्ट होगा वहां पे स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए अलोंग द कॉमन टेंजेंट, अलोंग द कॉमन टेंजेंट बच्चों इनकी कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं आनी चाहिए। तो ये बॉडी बच्चों प्योर रोलिंग मोशन करती हुई मिलेगी, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई? सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर अ बॉडीज विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। प्योर रोलिंग मोशन की बात किसके लिए करेंगे? बॉडी, उन बॉडीज के लिए जिनका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन या स्लिपिंग अलोंग द टेंजेंट टू द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, दो सरफेस जो एक दूसरे के कांटेक्ट में उनके कॉमन टेंजेंट के अलोंग अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाली बॉडी को हम प्योर रोलिंग मोशन में बोलेंगे। तो मैंने बोला कि यहाँ पे ग्राउंड था, ग्राउंड के ऊपर ये बॉडी रखी हुई थी, ये मान लो एक व्हील था या कुछ भी था, ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा था, ओमेगा से घूम रहा था। अब अगर हम इसकी कंडीशन पता करना चाहें कि ओमेगा और v में क्या रिलेशन होना चाहिए कि यहाँ पे स्लिपिंग ना हो, यहाँ पे ये प्योर रोलिंग मोशन कर रही हो, तो हम ये कहेंगे कि नीचे वाला ग्राउंड, हम यहाँ पे बच्चों एक ही पॉइंट का कॉन्टेक्ट कंसीडर करेंगे। ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ सिंगल पॉइंट का कॉन्टेक्ट हम कंसीडर करेंगे। हम एक तो इस बॉडी का पॉइंट लेंगे और एक ग्राउंड का पॉइंट लेंगे, वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में, उन दोनों की अलोंग द सरफेस कोई रिलेटिव मोशन नहीं आनी चाहिए। तो नीचे वाला पॉइंट रुका हुआ था, मैंने इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे बना लिया, ग्राउंड का पॉइंट यहाँ पे बना लिया, बॉडी का पॉइंट हमने यहाँ पे बना लिया। ग्राउंड का पॉइंट रेस्ट पे था, बॉडी के पॉइंट का वेलोसिटी लिखना मैंने कल सिखाया था तुम्हें कि जब भी v वेलोसिटी और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दे रखी हो तो कैसे हम इसकी पॉइंट की वेलोसिटी लिखेंगे। पहले हम सेंटर को रोक देते हैं, तो सेंटर को रोकने के बाद ये बॉडी ऐसे घूमती दिखेगी,
तो इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ आ जाएगी ओमेगा इंटू आर के बराबर। अब सेंटर को चला देंगे, तो सेंटर को चला के हम ये वेलोसिटी और दे देंगे, तो वी और ओमेगा आर का जो डिफरेंस होगा वो इसकी वेलोसिटी आएगी। हम चाहते हैं इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, तो इसकी जो नेट वेलोसिटी आई है ना ऊपर वाले पॉइंट की, वी माइनस का ओमेगा आर, वो 0 के बराबर होनी चाहिए, मतलब वी ओमेगा आर के बराबर होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं नो स्लिपिंग कंडीशन या प्योर रोलिंग मोशन। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई आपको? तो ये प्योर रोलिंग मोशन की कंडीशन हो गई बच्चों। तो प्योर रोलिंग मोशन के लिए v इक्वल टू ओमेगा आर होना पड़ेगा इस वाले केस में, और लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 के बराबर, क्योंकि नीचे वाला सरफेस रेस्ट पे था। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों ना, इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे बच्चों एक ये सरफेस है और इसके ऊपर बच्चों एक प्लैंक रखा हुआ है, और उसके ऊपर एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बॉडी रखी हुई है। ठीक है, यहां पे इस तरीके से इस प्लैंक को हमने v वेलोसिटी दे दी है। ठीक है, हमने इसके वेलोसिटी कितनी दे दी है? v नॉट। ये बच्चों इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। आपको बताना है बच्चों फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ सिलेंडर फॉर नो स्लिपिंग बिटवीन प्लेटफॉर्म एंड सिलेंडर। बताना बच्चों, तो इसके सेंटर की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कि इन दोनों के बीच में यहां पर स्लिपिंग ना हो। नीचे ग्राउंड और इसके प्लेटफॉर्म के बीच में स्लिपिंग हो रही है। ठीक है, आपको ये कंडीशन बतानी है बच्चों कि यहां पर स्लिपिंग ना हो, उसके लिए क्या कंडीशन होगी। एक तो क्वेश्चन ये हो गया, एक और क्वेश्चन बच्चों यहीं पे बना देते हैं। ये बच्चों वी नॉट से चल रहा है, ये 5 वी नॉट से चल रहा है। ठीक है, इफ देयर इज नो स्लिपिंग at any contact of cylinder, then find velocity of center of cylinder। ठीक है भाई, सो दिस इज द क्वेश्चन। ये वाला कर लिया बच्चों तुम लोगों ने? चलो अब पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, एक काम करो, इसकी वेलोसिटी अपनी तरफ से भी मान लो, अपनी तरफ से भी मान लो, जो हमें पता करनी है ना मैंने मान ली। एक पॉइंट बच्चों इसका लो बॉडी का, एक पॉइंट लो नीचे वाले प्लेटफॉर्म का। बॉडी का पॉइंट हो गया, ये प्लेटफॉर्म का पॉइंट हो गया। इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए।
The lower platform is moving with v nod, so this point is going with v nod. What about the velocity of this point? इसकी पीछे की तरफ होगी बच्चों ओमेगा इंटू आर, आगे की तरफ होगी v के बराबर। इसकी वेलोसिटी बच्चों v और ओमेगा इंटू आर का रिजल्टेंट आएगा। तो अगर मैं इनका रिजल्टेंट देखूं तो दैट कम्स आउट टू बी v माइनस का ओमेगा इंटू आर। अब अगर तुम चाहते हो कि यहां पे स्लिपिंग ना हो, मतलब इन दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, v माइनस का ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू वी नॉट, तो बच्चों v की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट प्लस का ओमेगा इंटू आर के बराबर। वी नॉट प्लस का ओमेगा इंटू आर के बराबर हमारे पास ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। v इक्वल टू वी नॉट प्लस का ओमेगा इंटू आर के बराबर। तो v इक्वल टू वी नॉट प्लस का ओमेगा इंटू आर हमारे पास ये आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? इस तरीके से ये रिलेशन होगा। अब उस वाले के बारे में बात करते हैं। समझ में आया कैसे किया मैंने? तो बस ये देखना है बच्चों, दोनों का एक एक पॉइंट पकड़ लेना है, दोनों की वेलोसिटी लिखनी है, उनके बीच में नो स्लिपिंग कंडीशन लगा देनी है, दैट्स ऑल, ठीक है। अब उसके बारे में सेकंड वाले के बारे में बात करते हैं बच्चों। सेकंड वाला कर लिया बच्चों आप लोगों ने? सेकंड वाले में क्या करोगे बच्चों, इसकी अपनी तरफ से v वेलोसिटी मान लेना और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी मान लेना, ठीक है। मान लेना है ऐसे करके ना, अगर कुछ गलत माना होगा तो वो नेगेटिव आ जाएगा। अगर तुमसे मैं बोलूं व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस लोवेस्ट पॉइंट, तो आप लिखोगे इसको v तो इधर की तरफ लिखोगे और ओमेगा आर इधर की तरफ लिखोगे, और नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या है बच्चों, v नॉट के बराबर। तो ये और ये एक ही जैसा हो गया है ना। तो v माइनस का ओमेगा इंटू आर, ये v नॉट के बराबर करोगे पहले सरफेस के लिए, तो यहां से तुम्हारे पास सेंटर की वेलोसिटी आ जाएगी v इक्वल टू, ठीक है। एक रिलेशन तो बच्चों हमारे पास ये आ गया, एक रिलेशन आ गया हमारे पास किसमें, v और ओमेगा में। अब अगर इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी में तुमसे पूछूं तो तुम पहले सेंटर ऑफ मास को रोकोगे बच्चों, तो ओमेगा आर आएगा, और फिर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को ऐड कर दोगे तो ऊपर वाली की वेलोसिटी v हो जाएगी, जबकि रॉड जो ऊपर जो प्लेटफॉर्म रखा हुआ है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 v नॉट के बराबर। इन दोनों का सम बच्चों v प्लस का ओमेगा इंटू आर का सम 5 v नॉट के बराबर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, दोनों को ऐड कर दो बच्चों, तो जो 2v है ना वो 6 v नॉट के बराबर आ जाएगा। तो v बच्चों हमारे पास 3 v नॉट के बराबर आ जाएगा। तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास ना, v की वैल्यू बच्चों यहां पर ले जाकर रख दो 3 v नॉट माइनस का ओमेगा आर, तो ओमेगा इंटू आर की वैल्यू बच्चों 2 v नॉट के बराबर आ जाएगी। तो ओमेगा जो होगा ना बच्चों वो 2 v नॉट डिवाइडेड बाई आर के बराबर हमारे पास आ जाएगा। क्या यहां तक कोई परेशानी किसी को भी? कोई भी परेशानी? कल जो पढ़ाया था बच्चों वही चीजें डायरेक्ट यूज हो रही है, नहीं हो रही है यहाँ पे? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहां तक तो बच्चों कोई परेशानी किसी को आनी चाहिए ही नहीं, ठीक है। ओके, तो ये प्योर रोलिंग मोशन के केसेस हो गए बच्चों, ठीक है। तो जब भी प्योर रोलिंग मोशन होती है ना बच्चों, तो प्योर रोलिंग मोशन में यहां पे जो है इस तरीके से मोशन हो रहा होगा, ठीक है। अब मैं एंट्री लेने वाला हूं फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग मोशन, ठीक है। फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी। डन बच्चों, यहां तक डन 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 डन, ठीक है। ओके, मतलब मैं सोच रहा हूं कि अगला स्टेप हमारा होना क्या चाहिए। ऊपर ओमेगा का डायरेक्शन कैसे डिफाइन किया, आप बताओ, सोचो कल क्या पढ़ाया था मैंने
सेंटर को जब तुम रोक दोगे तो दिस बॉडी विल बी रोटेटिंग लाइक दिस, तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दैट, ओमेगा आर, इधर की तरफ ऐसे ही तो जा रहा होगा। कल करवाए थे ना ये सारे के सारे केसेस तो मैंने, तो वेलोसिटी ओमेगा इनटू आर के बराबर आएगी ना इन दैट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ओमेगा आर, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ओमेगा आर आएगा उधर की तरफ। डन। डन बच्चों, ओके चलो बच्चों, अब खैर प्योर रोलिंग मोशन पे तो हम बात करते ही रहेंगे। एक इन जनरल क्वेश्चन करवाता हूं बच्चों ना तो मैं सीटीआरएम का, बहुत ही मस्त सा, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो चुके हमारे, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब सीटीआरएम में हम धीमे धीमे बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स पे काम करते हुए चलेंगे, ठीक है। बच्चों यहाँ पे एक रॉड रखी हुई है और ये कहीं पे भी हिंज नहीं हो रखी, ठीक है। ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे एक रॉड रखी हुई थी आराम से, इस तरीके से रॉड आराम से रखी हुई है, ठीक है। इस रॉड का मास बच्चों एम के बराबर है, लेंथ इसकी एल के बराबर है, ठीक है, एल के बराबर, ऐसे करके लिख दो। इस रॉड के इस वाले एंड पे बच्चों आपने एक फोर्स लगा दी, इस वाले एंड पे बच्चों आपने एक फोर्स लगा दी, और वो फोर्स है बच्चों मान लीजिए एफ नॉट के बराबर। आपने जस्ट एक फोर्स लगाई, बस एंड पे लगाई उधर, ठीक है ना, और कहीं कुछ नहीं है, बस ये रॉड आराम से रखी हुई है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। आप लोगों को बताना है बच्चों इसके साथ क्या क्या होगा, तो आपको बताना है बच्चों, फाइंड दी फाइंड द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। अच्छा, साथ ही साथ बच्चों मान लो ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बच्चों बी है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का बच्चों एक्सेलरेशन भी हमें बताना है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी के जो एक्सेलरेशन होंगे वो भी हमें बताने हैं। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इनिशियली, मतलब जस्ट आफ्टर ये जो सिचुएशन दे रखी है ना, इस टाइम पे बच्चों ए और बी के एक्सेलरेशन क्या होंगे वो भी बताना है। तो ये बच्चों एक केस है प्योर सीटीआरएम का, ठीक है, जिसमें डायनेमिक्स वगैरह के बारे में बात करेंगे वो ना, सीटीआरएम की डायनेमिक्स मतलब कॉजेज ऑफ अल्फा एंड ए, वो सारी बातें करेंगे। इसमें हिंज नहीं हो रखी है रॉड, हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं ऑलरेडी, याद हो तो तुम्हें, उनमें रॉड हिंज हो रखी होती थी, इसमें रॉड को हिंज नहीं कर रखा हमने, हमने रॉड को हिंज नहीं कर रखा, ठीक है। रॉड को हमने हिंज नहीं कर रखा।
करें भाई, डिस्कस करें फिर इस वाले क्वेश्चन को। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, इस रॉड के ऊपर कितने फोर्सेस लगे हुए हैं? इस रॉड के ऊपर कितने फोर्सेस लगे हुए हैं? ऐसे देखा करो बच्चों ना, जैसे मैं सोच रहा हूं ना, ऐसे सोचा करो। इस रॉड के ऊपर कितने फोर्सेस लगे हुए हैं? आप बोलोगे सर तीन। तीन है बच्चों, तुम्हें दिखाई ना दे रहे हो? मैं बता दूं, तीन फोर्सेस हैं। एक तो ये F0 लगा हुआ है, ये दिस इज हॉरिजॉन्टल फोर्स। एक mg लग रहा होगा अंदर की तरफ और नॉर्मल लग रहा होगा बाहर की तरफ। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस डायरेक्शन, वी आर इंटरेस्टेड इन हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है, स्टेबल के अलोंग जो होगा। समझ गए ये वाली बात? समझ में आई? तो इधर वाले तो नॉर्मल और mg तो बैलेंस हो रहे होंगे, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। ओके तो इस रॉड के ऊपर एक्सटर्नल जो फोर्स है जो हमें दिखाई दे रहा है, नेट फोर्स, वो किधर लग रहा है? इन दिस डायरेक्शन। और तुम्हें ये पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास में तुमने ये पढ़ा हुआ है कि भाई नेट फोर्स अगर एक बॉडी पे होता है ना, वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन डिसाइड करता है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना बच्चों, दैट विल बी मूविंग विद एक्सेलरेशन, और उसका वैल्यू होगा बच्चों F0 डिवाइडेड बाई m के बराबर। तो सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा? एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो दिस सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड विल बी मूविंग विद दिस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया। ये तो बहुत ही आसान काम था, इसमें तो कोई परेशानी किसी को होगी नहीं। नेट फोर्स बच्चों सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को डिसाइड करेगा। अच्छा इस वाले में मैं डायरेक्ट क्यों लिख पाया? हिंज वाले में मैं डायरेक्ट नहीं लिखता था F अपॉन m, क्योंकि हिंज का फोर्स मुझे नहीं पता होता था, हिंज कितना फोर्स लगा रहा है, इसलिए मैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं लिखता था डायरेक्ट। वहां मैं क्या करता था, वहां मैं सेंटर ऑफ मास का पता करता था, फिर उससे हिंज फोर्स की तरफ जाता था। यहां हिंज नहीं होने की वजह से, कोई अननोन फोर्स नहीं होने की वजह से मैं डायरेक्ट लिख पाया कि नेट फोर्स इज इक्वल टू m इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये वाली बात समझ में आई? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मेरे को एक चुटकी में पता लग गया। अब आती है बात अल्फा फाइंड करने की। मैंने तुम्हें बताया कि ओमेगा और अल्फा रिजिड बॉडी के हर पॉइंट के अबाउट सेम आते हैं, तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट बच्चों अल्फा पता कर सकते हो। अल्फा कैसे पता करते हैं बच्चों? अल्फा का कॉज क्या होता है? अल्फा का कॉज होता है टॉर्क। तो टॉर्क जो लग रहा होगा बच्चों किसी भी पॉइंट के अबाउट, टॉर्क जो होगा वो टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाएंगे हम यहाँ पे। वो तो मैंने तुम्हें पहली क्लास में बता दिया था कि रोटेशन में जैसे एफ इक्वल टू एम ए लगाते हैं ना, वैसे यहाँ पे टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाते हैं। अगर आपको याद हो तो जो हिंज वाले केसेस होते थे ना, उनमें तो हम हमेशा टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाते थे हिंज के अबाउट। क्यों? क्योंकि हिंज के फोर्स हमें पता नहीं होते थे, बाद बाकी फोर्स हमें पता होते थे, तो हम उनका सबका टॉर्क हिंज के अबाउट लिख के हिंज, और हमें यह भी पता होता था कि हिंज वाला जो पॉइंट है ना वो रुका हुआ है, तो हिंज हमारे लिए एक तरीके से ग्राउंड फ्रेम का काम करता था। ठीक है, तो वहां हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। एक्चुअली जब तुम ये टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाते हो ना बच्चों, तो तुम एक फ्रेम में लगा रहे हो, एक ऑब्जर्वर मान रहे हो, और वो ऑब्जर्वर वही है जिस पॉइंट के अबाउट आप लगा रहे हो। तो हिंज बच्चों क्या होता था पिछले केसेस में, जितने भी हमने केसेस किए, हिंज जिस पॉइंट पे कर दिया जाता था वो पॉइंट रेस्ट पे होता था। अब अगर तुम एक रेस्ट वाले पॉइंट के अबाउट अगर तुम टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाओगे, तो वहां पर शूडो फोर्स का भी कोई लफड़ा नहीं आएगा। समझ रहे हो? शूडो फोर्स का भी टॉर्क वॉर्क का लफड़ा नहीं होता था। तो हिंज बच्चों बहुत सेफ साइड होता था। तो हिंज के अबाउट टाउ इक्वल टू आई अल्फा लिखने के पीछे दो कारण होते थे। क्या कारण होते थे? दो। एक होता था कि हिंज के फोर्स जो पता नहीं है उनका टॉर्क लिखने का लफड़ा खत्म हो जाता था। दूसरा, हिंज वाला पॉइंट रुका हुआ है, तो हम उसके अबाउट टाउ इक्वल टू आई अल्फा विच इज अ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन रोटेशनल फ्रेम। एक्चुअली ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही है बच्चों जो रोटेशनल फ्रेम में। लेकिन न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि आप जिस भी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में लगा रहे हो, जिस भी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में लगा रहे हो, अगर वो ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है तो आपको शूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ता था एफ इक्वल टू एम ए लगाने के लिए। तो बच्चों टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाने के लिए भी ये जो भी बात है मैंने अभी पिछले कुछ मिनट में बोली है ना बच्चों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। तो बच्चों रोटेशनल फ्रेम में भी टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाने के लिए, टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाने के लिए बच्चों आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको बच्चों ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो पॉइंट या तो रुका हुआ हो, और अगर रुका हुआ नहीं है तो आपको उसका शूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहां तो बॉडी हिंज नहीं हो रखी, और मुझे ये भी नहीं पता कि यहां पे कौन सा वाला वो पॉइंट है जो रुका हुआ होगा। यहां पे मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सा वो पॉइंट है जो रुका हुआ होगा। तो मैं बच्चों टाउ इक्वल टू आई अल्फा किसके अबाउट लगाऊं? तो बच्चों जब भी ऐसा कोई केस आए ना जिसमें हिंज वगैरह ना हो रखा हो, बॉडी का पता ही ना चल रहा हो कि कौन सा पॉइंट टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाने के लिए सुइटेबल है, तो यू हैव टू चूज सेंटर ऑफ मास। तो आप बोलोगे सर सेंटर ऑफ मास अगर एक्सेलरेटेड हुआ तो फिर क्या करेंगे? सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड भी होना तब भी बच्चों जो शूडो फोर्स लगाते हैं ना वो सेंटर ऑफ मास पे लगाते हैं। तो अगर सेंटर ऑफ मास का मान लो एक्सेलरेशन हैवी, ठीक है, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड मोशन अगर कर भी रहा है,
तो उस पर लगने वाले स्यूडो फोर्स का टॉर्क आपको लिखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका टॉर्क जीरो आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे ही स्यूडो फोर्स लगेगा। तो बच्चों ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई या नहीं हुई? तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाने की हमेशा कोशिश करना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अगर एक्सेलरेटेड है नहीं है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाउ इक्वल टू आई अल्फा बड़े आराम से हम लगा पाएंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, बिना स्यूडो फोर्स के टॉर्क को कंसीडर किए। या तो हिंज नहीं तो सेंटर ऑफ मास। टाउ इक्वल टू आई अल्फा किनके अबाउट लगाना है? दो चीजों में, हिंज या फिर सेंटर ऑफ मास। हिंज अगर रुका हुआ है हिंज के अबाउट लगाओ, नहीं तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाना, ठीक है। और एक तीसरी चीज होती है जिसके अबाउट टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाई जाती है, और उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसा इसका नाम है वहीं से क्लियर हो रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक ऐसा पॉइंट जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रुका हुआ है, उसका कोई मोशन नहीं हो रहा, उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, उसे बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। उससे पास होने वाली एक्सिस इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट पे उसका कोई एक्सेलरेशन न होने की वजह से, उसकी वेलोसिटी न होने की वजह से हम क्या कर पाते हैं बच्चों, उस पॉइंट के अबाउट भी टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगा पाते हैं। लेकिन उसको फाइंड करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार। और अगर तुम इजीली पता कर पा रहे हो, जिन केसेस में हम कुछ केसेस में पता कर पाएंगे, उन केसेस में बच्चों हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट भी टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाएंगे, और उसको मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी सेंटर ऑफ मास बच्चों हमेशा आपकी मदद करेगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टाउ इक्वल टू आई अल्फा हमेशा काम करेगा। तो मुझे क्या करना था बच्चों, मुझे इसका सेंटर ऑफ मास का तो एक्सेलरेशन पता लग गया, लेकिन ये रॉड क्या सिर्फ ऐसे चल रही होगी बच्चों? हाँ भाई, ये रॉड ऐसे जा रही होगी? नहीं, ये रॉड बच्चों ऐसे तिरछी होती जाएगी आगे जाते जाते ना। ये रॉड जो है ना बच्चों तिरछी होती जाएगी या नहीं होती जाएगी? यस, ये रॉड आगे जाने पर तिरछी होती जाएगी, तो मतलब इसमें रोटेशनल इफेक्ट आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, मैं लिखूंगा टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो इससे आएगा बच्चों अल्फा हमारे पास। सेंटर ऑफ मास एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है, इसका अगर तुम स्यूडो फोर्स लगाओगे भी ना बच्चों, तो वो सेंटर ऑफ मास पे ही लगेगा, उसका टॉर्क आएगा ही नहीं। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास किसका कितना आएगा बच्चों? एफ नॉट इनटू एल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 इंटू अल्फा। और अल्फा की वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों, that comes out to be 6 f नॉट डिवाइडेड बाई m into l के बराबर हमारे पास आ जाएगी। तो मेरे को एक्सेलरेशन पता लग गया, मेरे को अल्फा पता लग गया। अब मुझे इसका पूरा पता है बच्चों ना कि इसका सेंटर का एक्सेलरेशन क्या है और ये रोटेट कितने अल्फा से कर रहा है। तो जब मैं ए पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखूंगा ना बच्चों, ए वाले का, तो पहले मैं सेंटर ऑफ मास को रोक दूंगा, सेंटर ऑफ मास के इस एक्सेलरेशन को भूल जाओ। तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा बच्चों? अल्फा इंटू एल बाई 2। ये आएगा नहीं आएगा बच्चों? सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा है, तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यही आएगा। साथ में बच्चों में सेंटर ऑफ मास का इस पे एक्सेलरेशन ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ ए। ये सीटीआरएम का फंडा लगा दिया ना बच्चों, तो ये ए का एक्सेलरेशन हो जाएगा। इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन बच्चों विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, जब तुम सेंटर ऑफ मास को रोक दोगे तो ये अल्फा से घूम रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा ना बच्चों विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वो अल्फा इंटू एल बाई 2 के बराबर आएगा। लेकिन इसमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐड करना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी जो आएगा ना बच्चों, वो ए सी एम माइनस का अल्फा इंटू एल बाई 2 के बराबर आएगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बच्चों एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम के बराबर है, माइनस का अल्फा इंटू एल डिवाइडेड बाई 2, तो ये 3f नॉट डिवाइडेड बाई m के बराबर आ जाएगा, which comes out to be acceleration of b comes out to be माइनस का 2f नॉट डिवाइडेड बाई m। माइनस आने का मतलब है कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, और इसका वैल्यू आएगा बच्चों तुम्हारे पास, एक्सेलरेशन ऑफ a जो आएगा ना वो आएगा 4f नॉट डिवाइडेड बाई m इन दिस डायरेक्शन। ये बनेगा बच्चों पूरा का पूरा केस। अब तुम लोगों को एक चीज और समझ में आ जाएगी। मान लो मैं इस वाले पॉइंट को हिंज, अच्छा इस पॉइंट का ये इस वाले एंड पे एफ नॉट फोर्स लगाने पे ये वाला पॉइंट किधर जा रहा है? पीछे की तरफ। इसीलिए बच्चों जब आपने, याद है आपको 12/3 जो मैंने कैलकुलेट करके बताया था कि 12/3 पे फोर्स लगाओगे, हिंज कर दो मान लो इधर, इधर से 12/3 पे अगर फोर्स लगाओगे तो हिंज फोर्स 0 आता था। 12/3 से ज्यादा डिस्टेंस पे लगाओगे तो हिंज फोर्स भी आगे की डायरेक्शन में आता था। उसके पीछे रीजन ये था कि मान लो अभी जैसे ये हिंज नहीं हो रखा है, तुमने यहाँ पे फोर्स लगाया तो इसका मोशन किधर आ रहा है? पीछे की तरफ। तो अगर तुमने इसको हिंज कर दिया तो ये पीछे जाना चाह रहा है, तो हिंज इसको पीछे जाने से रोकने के लिए फोर्स किधर लगाता है? आगे की तरफ। तो
दूसरे एंड पे F0 फोर्स लगाने पे इस पे जो फोर्स लगता है वो आगे की तरफ लगता है, वो वाली बात भी बच्चों यहां से प्रूव हो गई। ये बच्चों CTRM का एक केस। ठीक है, CTRM है ना ये भी, तो इसमें भी तो बच्चों सेंट्रोमास के अबाउट ये रॉड रोटेट कर रही होगी और सेंट्रोमास खुद मोशन में है। ठीक है, तो इसे CTRM का ही केस बोल देंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। सो बच्चों एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं तुम्हें। सो सपोज करो बच्चों यहां पे एक रॉड है, आपने बच्चों इस पे एक इंपल्स लगा दिया। ये क्या है बच्चों? इंपल्स। इक्वल टू J नॉड। इस रॉड का मास कितना है बच्चों? M के बराबर है। लेंथ कितनी है बच्चों? L के बराबर। और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, ये जो रॉड है ना बच्चों, इसका सेंटर जो है एक्स एक्सिस के मतलब ओरिजिन पे था पहले, और इधर की तरफ बच्चों वाई एक्सिस थी। ये वाई एक्सिस हो गई बच्चों, ये एक्स एक्सिस हो गई, और ये बच्चों इसका सेंटर जो है ना ओरिजिन पे था 0,0। आपने इस पे इंपल्स लगाया। इंपल्स लगाने का मतलब समझ रहे हो? जैसे ये रॉड है यहाँ पे रखी हुई है, आपने यहाँ पे इसको हिट कर दिया, हटा, व्हाट विल हैपन? ऐसे बच्चों अगर तुम इसको इधर वाले कॉर्नर पे हिट करोगे तो बच्चों ये एक तो हिट करने से सेंट्रोमास का, क्योंकि रॉड का मोमेंटम चेंज हो रहा है, मतलब सेंट्रोमास के पास वेलोसिटी आ जाएगी, और हिट किया तो बच्चों घूमने भी लग जाएगी। सो दिस विल गो लाइक दिस, ऐसे करके चलती जाएगी आगे की तरफ ना। ऐसे होगा या नहीं होगा? ऐसे करके चलती जाएगी आगे की तरफ, है ना? तो यहाँ पे बच्चों कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। तो आपको बताना है बच्चों, ये वाला एंड जो है ए है, ये वाला एंड बच्चों बी है। फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स of A and B when a rod becomes parallel to x axis for the first time। बताओ बच्चों, एक्स ए और बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे ना, रॉड की लेंथ एल बता दी है मैंने तुम्हें। ठीक है, ये बच्चों ऐसा करके केस दे रखा है, जे नॉट इंपल्स आपने लगाया, आपको बताना है कि ए और बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके बाद ये बताना है।
करें भाई, डिस्कस करें इस वाले क्वेश्चन को। चलो बच्चों, सबसे पहले तो ये इंपल्स जैसी लगती है ना बच्चों, तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो जैसे आपने इसको हिट किया ना बच्चों, एक इंपल्स लगाई, तो क्या कोई यहाँ पे एक्सटर्नल इंपल्स और लग रहा है इसके अलावा, जे नॉट के अलावा? नो, कोई चीज नहीं है जो इसके इंपल्स को काउंटर कर रही हो या इसको सपोर्ट कर रही हो, कुछ भी नहीं है। हाँ, नॉर्मल और एमजी होंगे, वो वर्टिकल डायरेक्शन में होंगे, उस डायरेक्शन में वैसे हम बात नहीं कर रहे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ओनली आपने एक एक्सटर्नल इंपल्स लगा रखी है और वो है जे नॉट के बराबर। तो बच्चों, इसका रॉड का हॉरिजॉन्टल मोमेंटम चेंज होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास में एक चीज मैंने तुम्हें बताई थी कि बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम होता है ना बच्चों, वो m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर होता है। तो मतलब इस पे इंपल्स लगते ही सेंटर ऑफ मास के पास एक वेलोसिटी आ जाएगी। इंपल्स के लगते ही बच्चों सेंटर ऑफ मास के पास एक वेलोसिटी आ जाएगी, मान लो v नॉट के बराबर आ गई है ना, इंपल्स के लगते ही। अच्छा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखो तो जो इंपल्स होती है ना बच्चों, वो किसी ना किसी फोर्स की वजह से लगती है। तो यहां पे फोर्स लगा होगा, तो क्या बच्चों इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा? अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखो तो एक तरीके से एंगुलर इंपल्स लग रहा है। ये मैंने तुम्हें सब बताया था, हिंज वाले केस में बताया था कि हिंज वाली रॉड को अगर तुम ऐसे हिट मारोगे तो जो तुमने इंपल्स लगाई दैट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर एंगुलर इंपल्स आता है। एंगुलर इंपल्स वाला सब इंटरलिंक है बच्चों, जहां तुमने मिस किया वहीं पे तुम्हें उड़ने लग जाएंगी चीजें। तो मेरे को ये पता है कि जो इंपल्स लगी है ना जे नॉड, उसने इसका लीनियर मोमेंटम चेंज किया होगा एम वी नॉड। ठीक है, इंपल्स ने क्या किया बच्चों, इसका लीनियर मोमेंटम चेंज कर दिया, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मेरे पास यहां से आ जाएगी। तो वी नॉट जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो जे नॉट डिवाइडेड बाई एम के बराबर होगी। पहली इक्वेशन तो बच्चों मेरे पास ये आ गई। दूसरा, एंगुलर इंपल्स जो होगी ना बच्चों, एंगुलर इंपल्स जो होगी, और वो भी किसके अबाउट, अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो आएगी बच्चों जे नॉट इंटू एल बाई टू के बराबर। और ये बच्चों चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होनी चाहिए, और वो भी किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो जे नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू डेल्टा एल एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 इंटू ओमेगा। तो बच्चों जो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी ना यहाँ पे, ओमेगा दैट कम्स आउट टू बी 6 जे नॉट डिवाइडेड बाई एम इंटू एल के बराबर। ये बच्चों हमारे पास ओमेगा आ गया। तो हमारे पास रॉड का एंगुलर वेलोसिटी आ चुका है और रॉड के सेंटर की वेलोसिटी आ चुकी है। सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस के अलोंग ही चलेगा बस। बच्चों जब ये रॉड पहली बार एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो कुछ ऐसे होगी, ठीक है, क्योंकि ये रॉड ऐसे करके चलती जाएगी ना, ऐसे 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 चलते 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 धीमे धीमे घूमते घूमते यहाँ पे ऐसे हो जाएगी। उस टाइम पे इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ चुका होगा। अगर आप सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट देखो इस टाइम में, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास या एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों वीसीएम इनटू टाइम के बराबर। अब टाइम कैसे लिखूंगा, पहले ही रॉड ऐसे थी अब ऐसे हो गई है, मतलब रॉड पाई बाई टू एंगल रोटेट कर गई है। तो टी नॉट जो आएगा ना बच्चों, वो पाई बाई टू डिवाइडेड बाई ओमेगा के बराबर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रॉड रोटेट कर रही है। तो बच्चों पाई बाई टू एंगल रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा, इतना। तो पाई बाई टू इंटू दिस, तो ओमेगा से डिवाइड करोगे 6 जे नॉट डिवाइड बाई एम इंटू एल, पाई एम इंटू एल डिवाइडेड बाई 12 जे नॉट के बराबर बच्चों हमारे पास टाइम आ गया। तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वीसीएम, वीसीएम जे नॉट बाई एम के बराबर था, तो ये आ जाएगा पाई एल डिवाइडेड बाई 12 के बराबर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना वो इतना हुआ है। उसमें अगर तुम एल बाई टू एड कर दोगे तो ये ए वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, ए वाला और ये बी वाला, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू पाई एल डिवाइड बाई 12 प्लस का एल बाई टू, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी इक्वल टू पाई एल डिवाइडेड बाई 12 माइनस का एल डिवाइडेड बाई टू। अगर कोई तुमसे वेलोसिटी पूछ ले ए वाले पॉइंट की
तो ए वाले पॉइंट की वेलोसिटी लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों तुम्हें? ये देखो सेंटर ऑफ मास तो ऐसे ही चल रहा है और ये ओमेगा से घूम रहा है, तो इसकी अगर कोई वेलोसिटी पूछेगा ना तो ये ओमेगा एल बाई टू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस का वी। इसकी कोई वेलोसिटी अगर पूछेगा ना तो ओमेगा एल बाई टू प्लस का वी नॉट, मतलब जो वी नॉट है ना सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ये हो गया बच्चों इसका पूरा पोस्टमार्टम, पूरा के पूरा। वेलोसिटी पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, कोई तुमसे बीच में भी पूछ सकता था, मान लो टी टाइम बाद पूछे कि टी टाइम पे उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो टी टाइम में कितना घूमेगा, ओमेगा टी के बराबर। सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर रहेगा, सेंटर ऑफ मास की सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगी, सेंटर ऑफ मास बच्चों इसी लाइन पर रहेगा, बाद बाकी बच्चों ये होगा। तो ऐसे जो फ्री बॉडीज होती है ना बच्चों, दे मूव अबाउट सेंटर ऑफ मास, दे रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास, और ये बच्चों इस तरीके का यहाँ पे केस बन जाएगा। आई बात समझ में बच्चों? तो मोशन को सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखना है हमें ना, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। डन 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 डन, हाँ भाई हो गया, डन डना डन डन। चलो भाई, तो थोड़ा सा अब गाड़ी को आगे लेके चलते। आप कहोगे सर इतने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आप करा कैसे लेते हो, या समझाए जाने के बावजूद हमारे दिमाग में नहीं घुस रहे और आप इनको पढ़ाए जा रहे हो, पढ़ाए जा रहे हो। तो यही तो बात है बबुआ, फ्रिक्शन फोर्स इन प्योर रोलिंग मोशन। ठीक है भाई, प्योर रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन फोर्स का क्या रोल होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या ये करता है बच्चों, सारी कहानी एक ही बार में कैलाश सर की जुबानी आपको है सुनानी। चलो, इन प्योर रोलिंग मोशन if static friction act then it, नहीं यार बहुत गंदी सी इंग्लिश लिखी है मैंने ना, इंग्लिश अच्छी नहीं लगी मेरे को ना इस लाइन की। if any external force try to disturb the pure rolling motion, then to maintain pure rolling motion, friction force which is static
might act between surfaces in contact. ठीक है भाई. So if any external force try to disturb the pure rolling motion, कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स बच्चों प्योर रोलिंग मोशन को डिस्टर्ब करेगा तो प्योर रोलिंग मोशन को मेंटेन करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स आएगा. अब अगर प्योर रोलिंग मोशन हो रही है, कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी. जैसे पिछला वाला जो केस था ना बच्चों, जैसे ये वाला केस है, जैसे इसमें प्योर रोलिंग मोशन हो रही है, v इक्वल टू ओमेगा आर के बराबर है, ठीक है ना, तो यहां पर फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, कोई रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रही. v और ओमेगा आर पूरा टाइम ये v वेलोसिटी से ओमेगा आर से चलता रहेगा, ठीक है. लेकिन सपोज करो तुमने यहां पे कोई फोर्स लगा दिया, तुमने यहां पे क्या कर दिया बच्चों, कोई फोर्स लगा दिया, कहां, सेंटर पे तुमने कोई फोर्स लगा दिया. अब वो फोर्स क्या करेगा, फोर्स इसको एक्सेलरेशन देगा. अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में सिर्फ फ्रिक्शन लग सकता है, नॉर्मल और एमजी तो इधर होंगे, तुमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, मान लो कि तुमने कहा कि फ्रिक्शन सर अभी भी नहीं लग रहा है, तो वो फोर्स क्या करेगा, वो फोर्स इसको एक्सेलरेट करेगा. एक्सेलरेट करने का मतलब है v की वैल्यू को बढ़ाएगा. वो v की वैल्यू बढ़ेगी तो इस पॉइंट पे v इक्वल टू जो ओमेगा आर था ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा. और v इक्वल टू ओमेगा आर डिस्टर्ब हुआ तो यहां पे स्लिपिंग आने लगेगी. स्लिपिंग क्यों आने लगी, क्योंकि इस पे जो इधर वाला जो वेलोसिटी है ना, ये बढ़ गया और ये छोटा रह गया. मतलब इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी इधर की तरफ आ जाएगी. इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी इधर की तरफ आ जाएगी, तो उस नेट वेलोसिटी को रोकने के लिए, क्योंकि यहां पे स्लिपिंग होने लगेगी, और फ्रिक्शन क्या मेक श्योर करता है कि स्लिपिंग ना हो, तो इसकी नेट वेलोसिटी इधर की तरफ आ रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यहां पे फ्रिक्शन लगने लग जाएगा पीछे की तरफ. जैसे फ्रिक्शन लगा पीछे की तरफ, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका एक टॉर्क आने लगेगा. अगर तुम सेंटर ऑफ मास पे खड़े होकर देखो, अगर कोई फोर्स ऐसे लग रहा है तो वो इसको ऐसे टॉर्क देगा. ऐसे टॉर्क देने का मतलब है कि वो ओमेगा को बढ़ाएगा, अल्फा आ जाएगा ना, ऐसे ओमेगा भी बढ़ेगा. तो फोर्स लगाओगे तो v बढ़ेगा, तो v को बढ़ाने, ओमेगा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि प्योर रोलिंग मोशन मेंटेन रहे, यहां पे फ्रिक्शन आ जाएगा. अदरवाइज अगर तुम कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे तो देयर वोंट बी एनी फ्रिक्शन फोर्स. अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट है तो स्लिपिंग को खत्म कर देगा, मतलब स्लिपिंग नहीं होने देगा. और इनसफिशिएंट है तो मैंने बताया ना कि अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग मोशन कर रही है और उसमें आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है, और वो एक्सटर्नल फोर्स उसकी प्योर रोलिंग मोशन को डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब v और ओमेगा में से वो सिर्फ एक ही को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, तो बच्चों फ्रिक्शन क्या करेगा, फिर फ्रिक्शन आ जाएगा ताकि स्लिपिंग ना आए. स्लिपिंग को रोकने के लिए फ्रिक्शन आएगा. और अगर फिर भी प्योर रोलिंग मोशन हो रही है तो फ्रिक्शन का नेचर कैसा होगा, स्टैटिक. कितना लगेगा, जितना जरूरी होगा. किधर लगेगा, जिधर जरूरी होगा. सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा. हाँ, रिलेटिव मोशन अगर हो गई तब तो काइनेटिक लगेगा, ठीक है. तो बच्चों ये ध्यान रखना कि प्योर रोलिंग मोशन में अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो वो प्योर रोलिंग को रिटेन करने के लिए लग रहा होगा, और वो स्टैटिक नेचर का होगा. उसकी जितनी जरूरत होगी उतना लगेगा, जिधर जरूरत होगी उधर लगेगा. तो प्योर रोलिंग मोशन तो बच्चों फ्रिक्शन ऐसे लगता है. क्या ये बात समझ में आई आपको? और अगर प्योर रोलिंग मोशन नहीं हो रही है तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, काइनेटिक. और उसका तो तुम्हें पता है कि उसकी वैल्यू तो म्यू इनटू एन के बराबर होती है, और तुम रिलेटिव मोशन देख लो उसके हिसाब से लगा दो. तो अगर कहीं बोल दिया किसी ने कि स्लिपिंग हो रही है सरफेसेस पे, तो भैया फिर तो ज्यादा सोचना ही नहीं, वो तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दो, देख के वेलोसिटीज. लेकिन अगर किसी ने बोला कि भैया रोलिंग मोशन हो रही है, प्योर रोलिंग हो रही है, कोई स्लिपिंग नहीं है, और यहाँ पे फोर्सेस वगैरह भी लग रहे हैं, तो बच्चों फिर तुम्हें स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा. और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना बच्चों वो बड़ी वैसी चीज हो जाती है. क्यों? क्योंकि वो जितना जरूरी होता है उतना लगता है, जिधर जरूरी होता है उधर लगता है. तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन के रोलिंग मोशन वाले क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, जबकि स्लिपिंग वाले तो बच्चों बहुत इजी हो जाते हैं. क्योंकि स्लिपिंग वालों में तो हमें पता है कि म्यू इनटू एन लगाना है और रिलेटिव मोशन देख के लगा दो. लेकिन स्लिपिंग नहीं हो रही है तो वो उतना लगेगा जितना जरूरी है, और शायद जरूरी ना हो तो ना भी लगे, जीरो लग जाए जरूरी ना हो तो. पर हाँ, कोई अगर प्योर रोलिंग मोशन को डिस्टर्ब करेगा, स्लिपिंग कराने की अगर कोशिश करेगा, तो ही फ्रिक्शन लगेगा. तो बच्चों जो मैंने ये वाला जो एग्जांपल दिया है ना, अगर तुमने इसको v वेलोसिटी और ओमेगा देख के v इक्वल टू ओमेगा आर वाली कंडीशन के साथ छोड़ दिया ना, तो दिस बॉल या दिस सिलेंडर विल नेवर स्टॉप. फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं इस पे, ठीक है. लेकिन तुमने देखा होगा कि सर हम तो कोई चीज ऐसे छोड़ते हैं तो वो थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? थोड़ी दूर जाकर रुक जाने के पीछे कारण क्या होता है? उसके पीछे बच्चों इसकी जो शेप है ना, मतलब ये परफेक्टली मतलब रिजिड बॉडी न होना होता है, ठीक है. उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, वो मतलब कोई मतलब की चीज नहीं है, ठीक है.
अभी मतलब कोई काम की चीज नहीं है, पर वो उसके पीछे कारण ये नहीं है कि वो फ्रिक्शन वैसा वाला लगा जो नॉर्मली हम म्यू इनटू एन वाला लगाते हैं, नहीं, रोलिंग फ्रिक्शन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो ये वाली बात समझ में आई? ओके, आपने कहा कि सर ठीक है, ये वाली बात तो मेरे को समझ में आ गई। खैर मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगा कि क्यों डिस्टर्ब करेगा प्योर रोलिंग मोशन को, कौन सा फोर्स डिस्टर्ब करेगा, किसकी वजह से लगेगा। वी विल सॉल्व सो मेनी न्यूमेरिकल ऑन दिस, ठीक है। बट अभी मैं तुम्हें थ्योरी लिख दे रहा हूं, जबकि जब तुम आफ्टर सम टाइम जब तुम रिवीजन के लिए आओगे तो ये चीजें तुम्हें उसको रिकॉल कराएंगी। सिचुएशन जो मैंने तुम्हें कराऊंगा ना आगे, उन सिचुएशंस को आप फिट कर पाओगे। अच्छा, ये भाई साहब ये पंगा कर रहे हैं, ओके चलो भाई। तो इफ एनी एक्सटर्नल फोर्स ट्राई टू डिस्टर्ब द प्योर रोलिंग मोशन देन टू मेंटेन द प्योर रोलिंग मोशन, ये ई नहीं आएगा ना डिस्टर्ब में, ठीक है। टू मेंटेन द प्योर रोलिंग मोशन फ्रिक्शन फोर्स विच इज स्टैटिक माइट एक्ट बिटवीन द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है ओके। अब बच्चों एक बात बताना, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वो भी स्टैटिक, वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन on a system as an internal force क्या होता है बच्चों? is always zero, जीरो होता नहीं होता है? याद है काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क बताया था मैंने, माइनस का एफ के इंटू एस रिलेटिव वर्क पावर एनर्जी, याद करो ये सब पढ़ाया मैंने। वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन अ सिस्टम एज एन इंटरनल फोर्स, दो बॉडीज के बीच में अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो उनको उस स्टैटिक फ्रिक्शन को इंटरनल बोला जाएगा, और उसका वर्क क्या होता है सिस्टम पे, सिस्टम पे मतलब दोनों बॉडीज पे टोटल, दैट इज जीरो। एक बॉडी पे नहीं कह रहा, दोनों बॉडीज पे टोटल जीरो होता है, ठीक है। टोटल जीरो वर्क करता है बच्चों ना एज एन इंटरनल फोर्स। तो ये एनर्जी का कोई लॉस वॉस नहीं कराएगा बच्चों। अगर रिलेटिव अगर अगर आप एक सिस्टम को देख रहे हो और उसमें प्योर रोलिंग मोशन हो रही है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? प्योर रोलिंग मोशन में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बच्चों? स्टैटिक। और प्योर रोलिंग मोशन जिन दो बॉडीज के बीच में हो रही है, अगर उनको तुमने अपना सिस्टम मान लिया तो उन दोनों के नेट एनर्जी को ये लॉस नहीं कराएगा, एनर्जी का कोई लॉस नहीं करेगा ये, क्योंकि यहाँ पे वर्क ही नहीं होता इसका, नेट वर्क जीरो आएगा, है ना। ओके तो बच्चों अगर मैं कहूं कि एक ऐसा कोई सरफेस है और यहां से आपने एक बॉल को रिलीज कर दिया, बॉल रिलीज कर दी, और यहां पे बच्चों नो स्लिपिंग कंडीशन है, ठीक है भाई। तो जब बॉल यहां पे पहुंचेगी, नो स्लिपिंग कंडीशन है, जब बॉल यहां पे पहुंचेगी, यहां से तुमने छोड़ा था, बॉल जब यहां पे पहुंचेगी तो बच्चों इट विल बी मूविंग विद वी वेलोसिटी एंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि भाई नीचे आते आते इसे घूमना पड़ेगा, अभी ऐसे नहीं आ सकती सीधी सीधी, क्योंकि अगर ये स्मूथ होता ना तो बच्चों फिर इसमें रोटेशन नहीं आता बॉल में। अगर नीचे वाला सरफेस स्मूथ होता ना तो रोटेशन नहीं आता, लेकिन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ये बॉल ऐसे घूमना चालू कर देगी, जब ये यहां पहुंचेगी ना तो ये ऐसे चल रही होगी। बच्चों इस वाले केस में वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस का डेल्टा यू होगा या नहीं होगा बच्चों इस वाले केस में? और फ्रिक्शन क्योंकि यहां पे इन दोनों के बीच में इंटरनल फोर्स है, स्टैटिक है, तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं करा रहा है, तो बच्चों ये फ्रिक्शन का वर्क जीरो आ जाएगा। ये ध्यान रखना, प्योर रोलिंग मोशन इज द कंडीशन। हाँ अगर प्योर रोलिंग मोशन नहीं हो रही होती तो बच्चों फिर रिलेटिव वर्क, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, फिर यहाँ पे फ्रिक्शन का वर्क जीरो नहीं होगा। तो क्या बच्चों इस वाले केस में के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल कर सकता हूं मैं? इस वाले केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकता हूं। तो बच्चों ये ऊपर से जो बॉल नीचे आई है ना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटी होगी यहां से यहां तक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वही इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी बच्चों अब तुम लोग जो है कैसे लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी बच्चों तुम्हें लिखनी पड़ेगी रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, ठीक है। तो ये हाँ अगर ये सरफेस स्मूथ होता तो बच्चों फिर बॉल जो है ना फिर ये घूमती नहीं, ये सीधी स्लिप करती हुई आती, इन दैट केस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं आती। समझ गए? ये वाली बात समझ में आई? तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे बेस्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, और दूसरे वर्क एनर्जी कंजर्वेशन वाले, ठीक मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम वाले, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वाले। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वाले क्वेश्चंस में जब प्योर रोलिंग मोशन हो रही होती है तो बच्चों इस तरीके का मोशन होता है, तो आप फ्रिक्शन का वर्क जीरो कंसिडर करोगे। फ्रिक्शन को एक तरीके से ग्राउंड और इस बॉडी के बीच में इंटरनल कंसिडर करके फ्रिक्शन कोई वर्क ही नहीं करेगा।
फ्रिक्शन का वर्क इन केसेस में क्या आएगा बच्चों, 0 के बराबर। पर यहां पे अब एक चीज का ध्यान रखना, बिकॉज दिस सरफेस इज रफ सरफेस, तो यहां पे बच्चों रोटेशन का भी ध्यान रखना है आपको ना, कि देयर विल बी रोटेशनल मोशन। ये अरे कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है, ये इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद तुम्हारे दिमाग में फिट होगी, डोंट वरी, ठीक है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम अभी इस चीज को समझ जाओ पूरी तरीके से, मैं चाहता ही नहीं कि तुम समझो इसको अभी, ठीक है ना। आफ्टर सॉल्विंग सम न्यूमेरिकल्स यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली, ठीक है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन, अब इस वाले पार्ट में मैं पहले तुम्हें कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, अरे अब मजा आएगा तुम्हें, तुम रुको तो सही, इतना टेंशन क्यों ले लेते हो एकदम से, मैं हूं ना यहाँ पे, जब हम है तो फिर क्या गम है। सो बच्चों ये एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बॉडी है, इस बॉडी का आईसीएम जो है m×k² के बराबर है, ठीक है। ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बॉडी है, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ये है। आपने इस बॉडी के सेंटर पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिया, बॉडी के सेंटर पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F0 आपने लगा दिया। इस बॉडी का मास m है और रेडियस बच्चों r के बराबर है। दिस लोअर सरफेस इज रफ सरफेस, for no slipping condition find acceleration of center of body, ठीक है। अब समझ में आएगा तुम्हें ना यहां पे चल क्या रहा है। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बॉडी है बच्चों, ये रिंग हो सकती है, डिस्क हो सकती है, हॉलो स्फीयर हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है। इसीलिए मैंने बच्चों m² लिख दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, क्योंकि तुम्हें पता है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट अलग अलग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आता है। ओके चलो बच्चों, बिल्कुल 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 सिंपल तरीके से सोचते हैं, ठीक है। मुझे एक सिंपल सा तरीका बताना बच्चों, मान लो यहां पे फ्रिक्शन होता ही नहीं, ऐसा सोचो, ऐसा मैं सोच रहा हूं ना, ऐसा सोचो, मान लो नीचे फ्रिक्शन होता ही नहीं, है ही नहीं, फ्रिक्शन ही नहीं है, नीचे वाला सरफेस क्या है,
बिल्कुल स्मूथ। तुमने फोर्स कहां लगा रखा है बच्चों? सेंटर पे। तो क्या करेगा ये फोर्स? ऑब्वियसली बात है, फोर्स है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास आगे जाने लगेगा। ओके, अगला स्टेप क्या होता था? नीचे फ्रिक्शन नहीं है, भूल जाओ अभी तो, नीचे टच को भूल जाओ, नीचे कॉन्टैक्ट वॉन्टैक्ट सब भूल जाओ, है ही नहीं, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। फोर्स कहां लग रहा है बच्चों? सेंटर पे। कितना? एफ नॉट। क्या होगा बच्चों? नेट फोर्स इस बॉडी पे आ रहा है तो उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा। यस। अब एक बात बताओ, क्या सेंटर ऑफ मास के अबाउट फोर्स का टॉर्क आ रहा है? एफ नॉट का नहीं, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास पे ही लग रहा है। तो क्या रोटेट करेगी बॉडी? नहीं। तो ये जो सेंटर पे जब तुमने फोर्स लगाया ना बच्चों, ये बॉडी रोटेट नहीं करेगी। क्या करेगी? सिर्फ ये बॉडी ऐसे जाना चाहेगी। अगर ये बॉडी मान लो ऐसे जा रही है, रोटेट कर ही नहीं रही, क्योंकि सेंटर का वो टॉर्क ही नहीं आ रहा है एफ नॉट का, एफ नॉट सेंटर से ही पास हो रहा है। हाँ, एफ नॉट सेंटर को चलाएगा। तो अगर बच्चों ये यहां पे टच नहीं होता ना, कोई फ्रिक्शन नहीं होता ना, तो ये बॉडी बच्चों सीधी के सीधी ऐसे जाती। सीधी के सीधी ऐसे जाने का मतलब समझ रहे हो कि ये लोवेस्ट पॉइंट ना यहां पे स्लिप होता। भाई ये बॉडी ऐसे जाती तो लोवेस्ट पॉइंट स्लिप होता, किसके साथ? ग्राउंड के साथ। तो ग्राउंड क्या करेगा? ग्राउंड रफ है, तो ग्राउंड कहेगा भाई सुन, स्लिपिंग नहीं होने दूंगा मैं। और सर ने लिख दिया कि नो स्लिपिंग कंडीशन, तो अब तो कैसे भी नहीं होने दूंगा। तो ये क्या करेगा? ये लगा देगा बच्चों इस लोवेस्ट पॉइंट पे फोर्स, ताकि ये जो है स्लिप ना करे, क्योंकि स्लिपिंग तो यहां पे हो रही है ना बच्चों। भाई इस फोर्स के लगाने से अगर यहाँ पे टच नहीं होता तो ये पूरी ऐसे जाती ना बॉडी, ठीक है? तो इससे रोकने के लिए फ्रिक्शन लग जाएगा बच्चों। यहाँ पे कहां लगेगा? इस लोवेस्ट पॉइंट पे। किधर की तरफ लगेगा? ऑब्वियस बात है, पीछे की तरफ। और इफ कौन सा फ्रिक्शन होगा? क्या म्यू इनटू एन करके लगा दूं? नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे नो स्लिपिंग कंडीशन बोली है, तो ये स्टैटिक होगा। जितना जरूरी होगा उतना लगेगा, जिधर जरूरी होगा उधर लगेगा। यहाँ पे नॉर्मल होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ बच्चों एमजी होगा। और यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को इस वाले पॉइंट के अबाउट? ऐसा हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये वाली बात समझ आई? अच्छा, हमें तो पता है कि बच्चों, अब इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं, क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं इधर ना। तो हमें पता है कि नॉर्मल जो है ना एमजी के बराबर होगा, ये वाली बात तो हमें सबसे पहले पता है। ठीक है, ओके। अब कैसे लिखेंगे बच्चों? इसके सेंटर का एक्सेलरेशन सबसे पहले पता किया करो, और सेंटर के अबाउट इसका एक अल्फा आ रहा होगा। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बच्चों किस पर डिपेंड करता है? नेट फोर्स पर। नेट फोर्स क्या है? एफ नॉट माइनस का एफ एस, और ये बन जाएगा बच्चों एम इंटू ए के बराबर। ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तीसरी इक्वेशन बच्चों, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। सेंटर ऑफ मास का अबाउट किसका टॉर्क आएगा? नॉर्मल और एमजी का आएगा नहीं, एफ नॉट का आएगा नहीं, सिर्फ फ्रिक्शन का आएगा, और फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा एफ एस इंटू आर, और ये बराबर होना चाहिए बच्चों एम इंटू के स्क्वायर इंटू अल्फा के। एक चीज का ध्यान और देना बच्चों, इस लोवेस्ट पॉइंट का, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो इस लोवेस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन ए होगा, इधर अल्फा आर होगा। ऐसे तो लिखते हैं, अपन ने लिखना सीखा है ये। ए बच्चों अल्फा इंटू आर के बराबर भी होना चाहिए। ठीक है, दिस वाज द थर्ड इक्वेशन, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर के बराबर है। एक काम करना बच्चों, यहां से स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पता कर लेना, एफ एस इज इक्वल टू एम इंटू के स्क्वायर डिवाइड बाई आर का स्क्वायर इंटू ए। अल्फा इंटू आर, यहाँ पे एक आर अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर लेना, एक डिवाइड कर देना, एक आर ये गया, ये हो गया बच्चों ना, हमारे पास एफ एस की वैल्यू आ गई। इसको ले जाके यहाँ पुट कर देना, एफ नॉट माइनस का एम के स्क्वायर डिवाइड बाई आर का स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो ए की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम के स्क्वायर डिवाइड बाई आर का स्क्वायर प्लस का 1 के बराबर। बिल्कुल सिंपल तरीका है ये, कहते ना एकदम, जो मैंने तुम्हें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में एकदम पहले एक सिंपल तरीका बताया था कि तुम्हें इससे हमेशा आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू रख के बच्चों तुम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पता कर सकते हो। आपको अगर कोई पूछे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, तो आप इसको ले जाके यहाँ पे पुट कर देना, एम इंटू ए को ना यहाँ पे पुट कर देना, तो आएगा एफ नॉट के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आएगा, इसको नीचे ले जाना, 1 प्लस का आर स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर के बराबर। ये ध्यान रखना कि दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। कई बार बच्चों म्यू की वैल्यू भी पता करने को पूछी जाती है, म्यू शुड बी ग्रेटर देन एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम जी, 1 प्लस का आर स्क्वायर डिवाइड बाई
के का स्क्वायर। म्यू पूछा जा सकता है, अल्फा पूछा जा सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछो। डायरेक्शन पूछी जा सकती है, पीछे की तरफ आएगा इस केस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन। देखो भाई, लिखो जल्दी से। सो वेन एवर देयर इज अ फोर्स पैरेलल टू द लोअर सरफेस ऑन द सेंटर ऑफ द बॉडी, फ्रिक्शन बच्चों पीछे की तरफ आएगा और फ्रिक्शन की वैल्यू ये आएगी एफ नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस का आर स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर। अगला टेस्ट बच्चों आप लोगों को भी देना है, ठीक है, संडे को काइनेमेटिक्स का टेस्ट होगा, अगला टेस्ट देना मत भूलिएगा, ठीक है। ये पूरा क्लियर हुआ? दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1। इसी का बच्चों एक भाई बंधु है, सिमिलर टाइप क्वेश्चन, पर वो क्या है, भाई बंधु। तुम पिछले वाले क्वेश्चन में एक चीज देख रहे हो, ये तो सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन दे रहा था, ये फ्रिक्शन लगने की वजह से घूमना चालू हुआ है, यहाँ पे कांटेक्ट नहीं होता ना। अब तुमने देखा होगा कोई पहिया वैया जैसे उड़ता हुआ आया, ऐसे घूम नहीं रहा था, वो ऐसे आया, जमीन से टकराने के बाद वो घूमना चालू कर देगा, फ्रिक्शन घुमाएगा। तो इसी का भाई बंधु क्या है बच्चों? अगर ये बॉडी बच्चे यहां से तुमने रिलीज कर दी, नो स्लिपिंग कंडीशन, एम मास का सिलेंडर है, मतलब ना सॉलिड। अच्छा, पिछले वाले केस में बच्चों में एक चीज बताना भूल गया, इस के की वैल्यू पता है क्या होगी? जैसे रिंग होती ना, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, तो के की वैल्यू आर हो जाएगी। डिस्क होती ना बच्चों, अगर ये डिस्क होती तो एम के स्क्वायर हो जाता है एम आर स्क्वायर बाई 2। सॉलिड स्फीयर के लिए अलग, हॉलो स्फीयर के लिए अलग, सबका हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। अब मैंने इसमें सॉलिड सिलेंडर ही ले लिया बच्चों ना, आर रेडियस का। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चों, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू। दिस एंगल इज थीटा। बताओ बच्चों म्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, और ये क्यों चलेगा ये भी बताओ। कौन से वो फोर्स हैं जो इसको मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे? अब बच्चों अगली वाली क्लास में हमारा डिस्कशन होगा, ठीक है। थर्सडे फ्राइडे को डिस्कशन होगा, सैटरडे को मैं तुम्हें फिर पढ़ाऊंगा, सैटरडे को मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा इसको और टॉपलिंग को, मतलब इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, टॉपलिंग कराऊंगा। फिर उसके बाद बच्चों मंडे को डिस्कशन होगा हमारा ना शीट का।
तो वो लगता है वन शॉट वगैरह से ये चीज कैसे समझ में आ रही है तुम्हें पता है? मैं तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूँ, जब मैं तुम्हें थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें ये इसका फील आ रहा है? नहीं। फिजिक्स बच्चों एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ा के आप उसको बच्चे को नहीं सिखा सकते, मतलब जो मैं फील करता हूँ। और फिर जैसे तुम क्वेश्चन कराने पे जाते हो बच्चा उसको नहीं करना चाहता जैसा बच्चा फील करता है। हम दोनों डिफरेंट डिफरेंट फील वाले लोग हैं और दोनों का फिर वो संयोग नहीं बन पाता। तो बच्चा हमारे साथ नहीं जुड़ पाता, हम बच्चे के साथ नहीं जुड़ पाते। क्यों? क्योंकि वो मांगता है थ्योरी, हम कहते हैं कि यार फिजिक्स बिना क्वेश्चन के सिखाई नहीं जा सकती। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है रही हमें। मैं मेरा मेन फोकस रहता है शीट्स कराने पे, मतलब प्रैक्टिस कराने पे, क्वेश्चंस कराने पे, टेस्ट सीरीज कराने पे। मुझे लगता है कि उनसे सीखा जाता है, उनसे बच्चा सीखता है। खैर, इस वाले क्वेश्चन में बच्चों क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन में ये और पिछला वाला क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल भाई बंधु है। आप लोग कैसे सर? यहाँ जो mg लग रहा होगा ना उसका एक कंपोनेंट आएगा बच्चों इधर की तरफ और एक कंपोनेंट आएगा बच्चों इधर की तरफ। तो ये होगा बच्चों mg cos थीटा, ये होगा बच्चों mg sin थीटा। पिछले वाले क्वेश्चन में जो एफ नॉट था ना बच्चों, उसका काम यहाँ पे mg sin थीटा करेगा, जो mg था उसका काम ये करेगा। तो क्या मुझे इसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं। यहाँ पे बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा पीछे की तरफ, एफ स्टैटिक। एफ स्टैटिक की वैल्यू बच्चों अभी हम लोगों ने पीछे कैलकुलेट की थी, क्या ही थी बच्चों एफ स्टैटिक की वैल्यू? एफ नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर। एफ नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर, ये आया था। अच्छा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, जिसको हमने एम के इसको लिखा था पिछले केस में, वो यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर होता है सॉलिड सिलेंडर के लिए ना। तो आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर बच्चों ना यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा? आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, यहाँ पे 2 के बराबर आ जाएगा। तो एफ स्टैटिक जो है ना बच्चों, और एफ नॉट का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? एम जी साइन थीटा। तो ये एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस का 2, और तुम्हें ये पता होना चाहिए दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू एन। एन का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? एम जी नहीं कर रहा, एम जी कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ पे टेन थीटा, या ऐसे लिखो म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा टेन थीटा डिवाइडेड बाई 3। दिस विल बी द आंसर। टेन थीटा डिवाइड बाई 3 से बड़ा होना चाहिए बच्चों म्यू। तो पिछले वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को यूज करके बच्चों इस वाले क्वेश्चन को मैंने निपटा डाला। एक लेक्चर और चाहिए होगा बस मुझे टॉपलिंग और इसको कंप्लीट कराने के लिए, ठीक है? टॉपलिंग और इसकी और प्रैक्टिस कराने के लिए। बाद बाकी तो शीट डिस्कशन में हम जितना ज्यादा टाइम देंगे ना उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो इन द नेक्स्ट क्लास जो पुराना डिस्कशन बच्चों बचा हुआ है, फर्स्ट 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन सब्जेक्टिव का, और उसके 28 से लेके शायद 45 तक दे रखे थे, पता नहीं कितने तक दे रखे थे, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन के 5 क्वेश्चन दे रखे थे मैंने ना। ये सारा के सारा डिस्कशन बच्चों हमारा कल की क्लास में होगा। परसों पढ़ाई होगी, फिर उसके बाद काम खत्म, ठीक है? एक मिनट, ठीक है? चलो बच्चों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल। भाई होमवर्क करके आना, ठीक है? तुम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि होमवर्क कंप्लीट कर लेना, नहीं तो होमवर्क तुम्हें कंप्लीट कर देगा। देख लो, मैंने हमेशा एक चीज बोलता आया हूँ, टाइम रहते हुए अपनी आदतें सुधार लो, नहीं तो आदतें तुम्हें सुधार देंगी। आदतें तुम्हें सुधारें उससे पहले तुम आदतें सुधार लो, ठीक? यस, टुमारो इज द शीट डिस्कशन। मेरा इसका जो है काफी हद तक मतलब कंप्लीट हो गया। वैसे कोई मुझे वो जल्दबाजी नहीं है, ये 2 टॉपिक एक साथ थे इसलिए मैं इसको आज ही करा दिया, ठीक है? अच्छा है, मतलब मैंने तुम्हें एक दिन का और एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है, ठीक है, होमवर्क के लिए। चलो बच्चों, कल मिलते हैं, बाय।